अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी बैठक हुई थी दिल्ली में, जिस पर बात हो रही थी कि स्कूल एजुकेशन जो है वो उसकी हालत बदतर होती जा रही है, और इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो गरीब लोगों पर पड़ेगा। और संयोग से इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो है वो गरीब हैं, और जिनके बच्चे सरकारी स्कूल पर निर्भर हैं, और वो जब तक बेहतर पढ़ाई नहीं पाएंगे, जब तक उनकी बेहतर एजुकेशन नहीं होगी, वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दिल्ली में एक कोशिश हो रही है। मैं आज एक स्कूल का मैंने दौरा किया था जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, सर्वोदय युवा स्कूल, 10+2 तक लेवल का स्कूल है। और जब मैंने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा तो मुझे लगा कि मैं कहीं गोयनका, संस्कृति या सरदार पटेल स्कूल में तो नहीं आ गया हूँ। मेरे साथ मनीष सिसोदिया हैं जो दिल्ली के डिप्टी सीएम भी हैं, और इन्होंने एक मिशन के तहत इसको बेहतर करने की कोशिश शुरू कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, पढ़ाई लिखाई के बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरी मुलाकात टीचरों से हुई। छात्र स्कूलों में छुट्टी है। पटवरगंज का मैं स्कूल देख रहा हूँ जिसके बाहर मार्बल्स लग रहे हैं, टाइल्स लग रहे हैं। उसी से मुझे लगा था कि मुझे सरकारी स्कूलों का दौरा करना चाहिए। मैं उनसे जानूंगा कि कितने स्कूलों की हालत बदली है। मैं काया पलट कह रहा हूँ, जो मैंने देखा है उस स्कूल की हालत काया पलट हुआ है, और इसके पीछे क्या वजह है और उनका क्या उद्देश्य है। सर, मैंने एक स्कूल आपका देखा है अभी, सर्वोदय जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। मैं रोज़ पटवर्गन दफ्तर जाता हूँ, तो जो स्कूल का बाहर से जो टाइल्स लग रही है, क्या है, सिर्फ इसको इंटरनेशनल लेवल का बनाना है या इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, आपने अभी एक शब्द यूज़ किया, काया पलट। स्कूल की काया पलट करना मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि देश की काया पलट करना। और अगर इस देश की काया पलटनी है, काया पलट करनी है, तो उसका एकमात्र रास्ता स्कूल से होकर जाता है, और वो भी सरकारी स्कूल से होकर जाता है जहाँ देश पढ़ता है। देश के चुनिंदा बड़े घरानों के, साधन संपन्न घरानों के चुनिंदा बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, वो वही देश नहीं है। वो देश का एक छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा देश के सरकारी स्कूलों के क्लासरूम्स में आता है। तो वहाँ की काया पलट करनी ज़रूरी है। हम जब सरकार में आए थे 2 साल पहले, तो मैं खूब विजिट करने जाता था। बहुत दुख होता था देख के। फिर बजट बढ़ाया। हमें लगता था कि यार, देश तो ये है, ये 16 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूलों में आते हैं, एक कमरे में 150 बच्चे बैठते हैं, चारों तरफ जाले लगे हुए हैं, टूटा फूटा कचरा बना हुआ है, कचरे घर में बैठ बैठ के देश को पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए दिल दुखता था। फिर मेहनत की, ऊपर वाले ने साथ दिया, और आज 2 साल की मेहनत के बाद मैं कह सकता हूँ कि सरकारी स्कूलों के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ा है। सर, कितने स्कूलों का अब तक आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया है? मतलब वो जिस तरह से मैं देख के आया हूँ, क्लासरूम्स हो या ग्रीनरी हो, साफ सफाई हो, दिल्ली में कितने स्कूल्स आपके अंदर हैं और कितने स्कूल को आपने काया पलट कर दिया है? दिल्ली में दिल्ली सरकार के 1000 स्कूल हैं। 20-25 स्कूल्स हमने अब नए बनवा लिए हैं, जो अब इस साल से शुरू हो जाएंगे। तो ये जो 20-25 नए स्कूल हैं, ये तो एकदम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चल रहे हैं, शुरू होंगे अभी। लेकिन जो पुराने स्कूल हैं, ये एक तरह से चलते हुए जहाज़ में बदलाव करने जैसी चीज़ है। उसकी काया पलट करनी, सेलिंग शिप में चेंज करना है। तो मैंने खुद चेंज करने की जगह मैंने सबसे पहले प्रिंसिपल्स से पूछा कि आप बताओ, आपको जो चाहिए मैं आपको देने को तैयार हूँ। पैसा, पावर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, जो आपको चाहिए, मैन पावर। लेकिन मुझे बच्चों का भविष्य बदलना है, क्योंकि इन बच्चों में देश का भविष्य है। तो मुझे 1000 प्रिंसिपल्स को मैंने चीफ मिनिस्टर साहब ने एक साथ बिठाया था, और हमने उनसे पूछा कि आप हमें कागज़ पे लिख के दीजिए। आप खुल के अधिकारियों के सामने नहीं बोलना चाहते, आप चीफ मिनिस्टर को गोपनीय तरीके से लिख दीजिए कि अगर मेरे स्कूल में ये सुविधाएं मिल जाएं, ये लोग हट जाएं, ये लोग आ जाएं, ये हो जाए, तो हम ये कर देंगे। हमें करीब 200 प्रिंसिपल्स ने लिख के दिया। सारे प्रिंसिपल्स को लगा कि वैसे ही है, मंत्री है, भाषण झाड़ रहे होंगे। कोई, उनको लगता था कि सरकार सीरियस, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सीरियस होते नहीं हैं, तो चलो ठीक है। 200 लोगों ने लिख के दिया। उनमें से करीब मुझे 50 प्रपोजल्स बहुत अच्छे लगे। बाकी लोगों ने तो कुछ कुछ ऐसी जेनरिक सी बातें लिखी थी, 50 ने कॉन्क्रीट लिखा था। तो हमने उन 50 को शामिल किया, और उसके बाद में 4 और प्रिंसिपल्स मेरे पास आए। आपने वो 200 चिट्ठी पढ़ी? सब सारी चिट्ठियाँ मैंने पढ़ी। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे 50 में कॉन्क्रीट प्रपोजल्स दिखे। उसके बाद 4 प्रिंसिपल्स मेरे पास और आए सिफारिश लेके, किसी एमएलए से, किसी से, कि साहब हम भी बदलाव चाहते हैं, हमसे गलती हो गई, हमने दिया नहीं प्रपोजल ठीक से। मैंने कहा आप भी आ जाओ, मुझे तो विलिंग चाहिए। 1000 आ जाते तो मैं 1000 ले लेता। तो इस तरह से 54 स्कूल्स पर हमने पायलट मॉडल के रूप में काम करना शुरू किया, और उनमें खूब पैसा पंपिंग किया,
खूब पैसा मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने के लिए, उनमें स्विमिंग पूल बनवाना है, उनमें दरवाजे लगवाने हैं, उनमें ब्लैक बोर्ड और जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, प्ले ग्राउंड, ग्रीनरी, सब कुछ। तो 54 स्कूल लगभग मेरे अभी, जिसको आप कह रहे हैं काया पलट की कगार पे खड़े हुए हैं। सरकारी काम है, बहुत बार पीडब्ल्यूडी और ये सब बहुत डिले कर देते हैं, लेकिन लगभग उनमें मेरा काम, जो आपने बोला पटपड़गंज में है, ऐसे करीब 54 स्कूल मेरे हैं जहाँ बिल्डिंग की काया पलट हुई है। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलता। मैं जब एक स्कूल में गया इंस्पेक्शन करने, विजिट करने, तो मैंने देखा कि एक क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं। अब बेचारे की हालत यह है कि उनके हाथ में चौक है और वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड इतना वाइट हो चुका है कि उस पर कुछ चमक नहीं सकता। तो और क्लासरूम्स देखे और स्कूल्स देखे, फिर मैंने सारे स्कूल के ब्लैक बोर्ड एक साथ चेंज करके ग्रीन बोर्ड कराए, सारे टॉयलेट्स रिपेयर कराए। एक बड़ी चीज़ लगती थी कि यार, मतलब प्राइवेट स्कूल में तो क्या है ना, प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंट के हाथ में है, जितना स्टाफ रख ले, जैसे ले ले, जितना काम ले ले। सरकारी स्कूल में बेचारे प्रिंसिपल और टीचर्स, बिल्डिंग का हम साफ़ सफाई कहीं का और का है। तो हमने एस्टेट मैनेजर दिया। आप इतनी बड़ी बिल्डिंग, आप बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कोई छोटे 4 कमरे के स्कूल तो है नहीं। अब वो प्रिंसिपल उनको मेंटेन करे, या बच्चों को मेंटेन करे, या टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करे। तो हमने कहा एस्टेट मैनेजर दे दो। तो हमने सरकारी स्कूलों में एस्टेट मैनेजर दिए। अब सरकारी स्कूलों की मेंटेनेंस का काम, उनकी साफ़ सफाई का काम, उनकी छोटी मोटी रिपेयर का काम, ये हमारा एस्टेट मैनेजर करता है। और एस्टेट मैनेजर मैंने अपॉइंट नहीं किया, सरकार ने अपॉइंट नहीं किया। हमने कहा प्रिंसिपल और टीचर्स की कमेटी अपॉइंट कर ले, ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे। तो ऐसे छोटे छोटे जब हुए तो ये सब में हो गया। तो जब आप पूछ रहे थे कितने स्कूल, तो ये 54 स्कूल ऐसे हैं जहाँ आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा चेंज देखेंगे। लेकिन मैंने 200-300 स्कूल, 300 से ज़्यादा स्कूल्स में 8000 नए कमरे बनवाए हैं। वहाँ आपको एडिशनल क्लासरूम दिखेंगे बने हुए, आपको एस्टेट मैनेजर दिखेंगे, आपको नए ग्रीन बोर्ड दिखेंगे, आपको टॉयलेट्स रिपेयर दिखेंगे, आपको सफाई कर्मचारी वेल अप टू डेट ड्रेस में साफ़ सफाई करते हुए दिखेंगे। क्योंकि पहले उनको 2-3 हज़ार रुपये मिलते थे, अब हमने मिनिमम वेज मिलना उनको सुनिश्चित कर दिया, 9-10 हज़ार रुपये, अब तो 14 हज़ार रुपये मिलते हैं सबको। तो ये एक अलग तरीके का काया पलट है, जिसको आप बहुत बिल्डिंग में नहीं देख पाएंगे, लेकिन अंदर एम्बियंस में देख पाएंगे। टीचर का जो रेशियो है, शिक्षक छात्र का जो रेशियो है, उस पर आपका क्या प्लान है? क्योंकि फाइनली जो है वो बेहतर एजुकेशन, बेहतर शिक्षा मिले, ये एजेंडा में होना चाहिए। देखिए, जब मैं सरकार में गया तो मैंने देखा कि एक क्लासरूम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर थे 134 स्टूडेंट्स एक स्कूल में। बड़ी चिंता की बात थी। अब अगर आप इसको RTE के हिसाब से डिवाइड करके 40 करके देखोगे तो 130 बच्चों के ऊपर तो मतलब 3 या 4 टीचर होने चाहिए, पर एक ही क्लासरूम में बैठ रहे हैं। अगर मैं 4 टीचर लाके भी खड़ा कर दूं तो एक क्लासरूम में 4 टीचर नहीं पढ़ा पाएंगे, पेड़ के नीचे, वरांडे में, खुले में पढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने कमरे बनवाए। तो आज 8000 कमरे मेरे बनके तैयार हैं, 10,000 पे और काम शुरू हो गया है। अब जब मैं कमरे ले आया हूँ, वही जो अशोक नगर में जो एल्वेस्टर्स लगाई जा रही है, बिल्डिंगें बनाई जा रही है, जो पुराने स्कूल्स थे उसके ऊपर जो बिल्डिंगें बन रही है, मैंने कई जगह देखा है। स्कूल पे भी जहाँ देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जहाँ बिल्डिंग मजबूत है वहाँ उसके ऊपर बना रहे हैं, जहाँ नहीं है वहाँ खाली जगह पे बना रहे हैं, कुछ को डिमोलिशन करके बना रहे हैं। तो 8000 कमरे मेरे लगभग 95% तैयार हैं। 5% कहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत कमी बेसी रह गई होगी। और 10,000 कमरों का दूसरे लॉट पे काम होना शुरू हो गया है। 30,000 कमरे हमारे पास कुल थे। आज मैं 38,000 कमरों पे खड़ा हूँ और कल 48,000 कमरों पे खड़ा होऊंगा एक साल के अंदर। तो ये सेटिस्फैक्ट्री लेवल होगा। अब इन 18,000 कमरों में पढ़ाने के लिए मुझे टीचर भी चाहिए। अभी तक मेरे को टीचर सिर्फ RTE के रेशो के हिसाब से चाहिए थे। आप मैथमेटिक्स से देखेंगे तो टीचर कम है, लेकिन जितने मेरे पास 30,000 कमरे हैं और 50,000 टीचर हैं, समझ रहे हैं आप। आज मेरे पास 38,000 कमरे हैं, एक कमरे के हिसाब से ज़्यादा टीचर है। हाँ, आज मेरे पास 38,000 कमरे हैं, अभी भी मेरे पास 50,000 टीचर हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो अब मुझे और टीचर चाहिए। मैंने टीचर्स की भर्ती शुरू करवा दी है। 5,000 के करीब गवर्नमेंट टीचर्स आ चुके हैं जो परमानेंट हैं, करीब 9,500 गेस्ट टीचर्स और हम ले रहे हैं। तो ये रेशो हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन मतलब सिर्फ टीचर लाने भर से नहीं होगा, एम्बियंस बनाना पड़ेगा, टीचर की ट्रेनिंग बनानी पड़ेगी, उसको लेवल जो है इंस्पायर करना पड़ेगा। मेन चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की है नहीं। मैं बार बार ये कहता हूँ, क्योंकि जब मुझे आते ही शुरू में क्वेश्चन किया जाता था, ये फलाना इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, फलाना ख़राब है, आप कैसे कर लोगे, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए। मैंने कहा कि आप इन स्कूलों में जाओ मत, इनकी जिम्मेदारी मेरी। आप उन स्कूलों में जाओ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पीपल टीचर रेशो बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे पढ़ाई कैसी हो रही है वहाँ देख के आओ। वहाँ पे 6ठी का बच्चा अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ पा रहा, वहाँ पे 7वीं 8वीं का बच्चा अपनी टेक्स्ट बुक ठीक से क्यों नहीं पढ़ पा रहा,
वहाँ पे क्वेश्चन करो ना मुझे। तो उसके लिए क्या प्लान है आपके पास? उसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि सरकारी टीचर को सरकारी क्लर्क बना के रखा हुआ था, जबकि टीचर क्लासरूम का पायलट होता है, बच्चों की ज़िंदगी का पायलट होता है, वो टेक ऑफ कराता है, वो डेस्टिनेशन पे लेके जाता है। तो हमने टीचर्स को डिग्निटी देनी शुरू की। सबसे पहला प्रयोग इसमें आइस ब्रेकिंग रहा, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। जब हमने पेरेंट टीचर मीटिंग कराई, तो मैं एक स्कूल में गया विजिट करने। सुबह मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग कराई हमने, खूब मेगा पीटीएम हमने उसको बोला, सरकारी स्कूल में पहली बार हुई। बच्चों का स्वागत किया गया, पेरेंट्स का टीका वीका लगा के, चाय पी के, चाय पानी शरबत पी के उनका स्वागत किया गया। एक मजदूर आदमी, एक दिहाड़ी रिक्शा चालक, एक ऑटो चलाने वाला, उसके लिए स्कूल के दरवाजे नहीं खुलते थे। हमने उसके लिए वेलकमिंग डेकोरेशन कराई, बच्चे भी बहुत खुश थे। हम अपने पेरेंट्स के स्वागत के लिए अपने स्कूल को सजा रहे हैं, बच्चों ने देर तक रुक के सजाया। टीचर्स का एटीट्यूड था कि गरीब बच्चे हैं, गरीब लोगों के बच्चे हैं। उनके माइंड में कहीं ये था कि इनको तो हम बस स्कूल की बाउंड्री में बिठा लें, वो काफ़ी है, एक माइंडसेट था। लेकिन पेरेंट टीचर मीटिंग ने माइंडसेट तोड़ा, और मैं उसका एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैं एक क्लासरूम में गया, टीचर 35-40 साल की टीचर थी। वो एक पेरेंट से बात कर रही थी, मम्मी पापा बच्चा बैठे हुए थे सामने, जैसा पीटीएम होती हैं आमतौर पे। और मैं क्लासरूम में जाके पीछे बैठ गया। जब उनका कन्वर्सेशन खत्म हुआ तो टीचर मुझे देख के खड़ी हुई रोने लगी। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोली सर आज आपने मेरी आंखें खोल दी पीटीएम से। मैं कैसे? बोल, तो उसका कोट एंड कोट में बोलता हूँ, सर मैं सोचती थी कि ये जो बच्चा है ना, इसके पेरेंट बहुत नालायक हैं, इसकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते। हम टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं इनके साथ, ये पेरेंट्स बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं, बिल्कुल नालायक हैं, इनके बच्चे तो ऐसे ही रहेंगे, ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। बोली सर आज मैं इस आदमी से बात कर रही थी, पहली बार मिली, मुझे पता चला कि आदमी सुबह 5 बजे उठ के अपने घर से एक पोछा उठाता है कपड़े का, और उसको लेके कार साफ करने जाता है गलियों में, बड़े लोगों की कार से पोछा लगाता है 8 बजे तक। 8 बजे के बाद एक ठेला लेके निकलता है, सब्जी लेके, आलू बेचता है। बोली सर रात को आता है। बोली सर मुझे अपने आप पे गुस्सा आया कि मैं कैसे इस आदमी से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि ये अपने बच्चे की पढ़ाई पे कुछ कर सकता है। ये तो मेरी जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है कि हम इन लोगों के बच्चों को पढ़ाएं और मन लगा के पढ़ाएं। उसने कहा मेरे मन में इस आदमी की इज्जत बढ़ गई। अब मैं कभी नहीं सोचूंगी कि ये आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के प्रति सीरियस नहीं है। ये सीरियस हैं, पर ये अपनी कैपेसिटी में उतना ही कर सकते हैं कि सुबह 5 बजे निकलें, उनके लिए कुछ कमा लाएं, कार साफ करके फिर आलू बेच के कुछ कमा लाएं, शाम को इनको खाना खिला दें। इतना ही कर सकते हैं, पढ़ाई हमें ही करनी पड़ेगी। मुझे लगता है वो मेरा एक बड़ा माइलस्टोन था जो मैंने तोड़ा। मतलब मैं मानता हूँ टर्निंग पॉइंट, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि टीचर्स और पेरेंट्स एक दूसरे के प्रति आश्वस्त हुए, एक दूसरे को डिग्निफाइड नज़रों से देखने लगे। वरना टीचर्स के लिए पेरेंट्स ऐसे थे, अरे यार ये तो गरीब लोग हैं, इनके बच्चों को हमें पढ़ाना पड़ रहा है। पेरेंट्स को देता था सरकारी स्कूल का मास्टर मतलब कुछ नहीं पढ़ाता, जबकि बहुत टीचर्स बहुत मेहनत करते थे, बहुत टैलेंटेड हैं। तो वो आइस ब्रेकिंग हुई, वो टर्निंग पॉइंट हुआ। उसके बाद उसके साथ साथ मैंने बहुत सारी और ट्रेनिंग्स कराई हैं, फिनलैंड से लेके कैम्ब्रिज तक के। फिनलैंड भी गए हैं, और तो क्या देखा, क्या कंपेयर करते हैं तो भारत के स्कूलों में और वहाँ के स्कूलों में क्या अंतर देखा? महत्वपूर्ण है कि इस तरह की चीज़ों को हमारे यहाँ बड़ा नेगेटिव माना जाता है, जबकि पीयर लर्निंग होनी चाहिए। मैं जब फिनलैंड गया तो बड़ा मजाक बनाया गया, फिनलैंड गए हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। फेसबुक पे किसी वहाँ इंडियन कम्युनिटी के आदमी ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचाया आइसक्रीम खाते हुए, उसने फेसबुक पे डाल दिया। खूब टीवी चैनल्स ने ब्रेकिंग हेडलाइन चलाई 4 दिन तक। खैर मुझे उसकी शिकायत नहीं है, जिसकी जो समझ है वो वही कर पाता है, उससे ज़्यादा कर नहीं पाता। पर फिनलैंड की एजुकेशन हमें माननी चाहिए कि दुनिया में सबसे बढ़िया एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है अपने बच्चों के लिए। वो वहाँ बच्चों के ऊपर एजुकेशन को बोझ के रूप में नहीं डालते। क्रिएटिव लर्निंग, गरीब आदमी, अब फिनलैंड की गरीबी भी अलग तरीके की है, पर दूर दराज के छोटे छोटे गाँवों में किसानों के रूप में रह रहा आदमी, वहाँ भी वो स्कूल खोल के उसके बच्चे को कैसे क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए, ये हमें सीखना चाहिए। कहीं पब्लिक प्राइवेट मॉडल तो नहीं डेवलप कर रखा है फिनलैंड ने? बिल्कुल। या आप लोग करने वाले हैं ऐसा? मैं बता रहा हूँ आपको कि फिनलैंड का मॉडल इस बात की एक तरह से गवाही है कि किसी भी देश को अगर तरक्की करनी है तो एजुकेशन विशुद्ध रूप से सरकार को देनी पड़ेगी। जो भी सरकार एजुकेशन देने में नाकाम रहेगी और वो प्राइवेट हाथों में एजुकेशन देगी, वो अपने देश को बर्बाद कर लेगी। ये फिनलैंड इसका गवाह है। फिनलैंड का उदाहरण कई और यूरोप में इसी तरह अमेरिकन कंट्रीज में सब सारे, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जिन देशों को हम उनके डेवलपमेंट के लिए देखते हैं, सबसे पहले उनकी नींव देखिए सरकारी स्कूलों में रखी गई है। प्राइवेट स्कूल वहाँ इक्का दुक्का हैं।
गवर्नमेंट स्कूल बंद होते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल यहाँ मतलब प्राइवेट स्कूल इक्का दुक्का वहाँ पे हैं। यहाँ तो सारा कुछ हम गवर्नमेंट को बंद करके प्राइवेट को सौंपते राजस्थान में मर्ज भी कर दिया गया है, मर्ज कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस चीज़ से। शिक्षा सरकार की प्राइमरी जिम्मेदारी है और वो उसको निभानी चाहिए। सरकारी स्कूल इक्वल मतलब हर आदमी के मन में, दिल्ली के हर गरीब आदमी, मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद यह है कि दिल्ली के हर गरीब से गरीब आदमी के मन में अपने आसपास के सरकारी स्कूल को लेके कॉन्फिडेंस हो कि मुझे अपने बच्चे के लिए फीस के लिए पैसा नहीं कमाना, डोनेशन के लिए नहीं कमाना, एडमिशन मिल जाएगा और अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, ये सरकार जिम्मेदारी लेगी। सर 2-3 सवाल और हैं मेरे, छोटे छोटे सवाल हैं। जो आपने स्विमिंग पूल कहा है, हॉर्स राइडिंग प्राइवेट स्कूल जो अपनी फैसिलिटीज़ बताते हैं उसमें हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स को लेकर मुझे उतना एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर फिलहाल अगर स्पोर्ट्स को लेकर भी कोई आपके का प्लान है, रोड मैप है? हॉर्स राइडिंग तो मुझे नहीं पता कि कितना स्पोर्ट्स के लिए है और कितना शोशेबाजी के लिए है, पर स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज मुझे लगता है बहुत बेसिक है। क्या है, गांव देहात से आए हुए लोग हैं, ये देश तो गांव देहात में बसता है अभी भी। वहाँ स्विमिंग का मतलब है तालाब में स्विमिंग कर ली, वहाँ एवेन्यूज़ हैं, वहाँ स्विमिंग पूल नहीं है, नदी है, नाला है, बच्चे कूद फांद लेते हैं। यहाँ तो कूदने फांदने की जगह भी नहीं है। तो यहाँ स्विमिंग पूल एक उस तरह की नेसेसिटी है जो गाँव देहात में बच्चों को वैसे सुलभ है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूँ सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल, सब में नहीं तो कुछ में अच्छी तरह से होने चाहिए और आसपास के स्कूलों के बच्चे भी वहाँ आके यूज़ कर सकें। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मैं डेवलप करा रहा हूँ, अलग अलग इंडोर में भी आउटडोर में भी। और कुछ नए स्पोर्ट्स, आप बहुत महंगे महंगे स्पोर्ट्स पे बात करते हैं, आप बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स पे बात करते हैं। स्पोर्ट्स का मतलब हो गया मार्केट। मेरे लिए स्पोर्ट्स का मतलब है एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, जहाँ बच्चा इन्वॉल्वमेंट के साथ, चीयरफुलनेस के साथ। जैसे आज सुबह मैंने एक मीटिंग बुलाई थी, मैंने एक ना, हम लोग गाँव में रस्सी जंप करते हैं, ऐसे करके रस्सी पैरों के नीचे से रस्सी निकालते हैं, फिर सर के ऊपर से निकाल के। आजकल उसका कॉम्पिटिशन होता है, उसकी चैम्पियनशिप होती है और उसमें कुछ नहीं चाहिए आपको। ये कैपिटल ओरिएंटेड नहीं है। आपके बस्ते में बस एक वो रस्सी कूदने वाला जो होता है ना, वो चाहिए, और आपको एक प्लेन सी जगह चाहिए जहाँ खड़े होकर आप बच्चों का कंपटीशन करा सकें, बच्चों को प्रैक्टिस करा सकें, और उसमें इतना शानदार डेवलपमेंट है बच्चों का। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनको मैं इसमें उतारना चाह रहा हूँ। मेरे लिए स्पोर्ट्स ठीक है, अच्छे खिलाड़ी हम देंगे, देश को ओलंपियंस भी देंगे, क्रिकेटर्स भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन 16 लाख बच्चे में से सारे क्रिकेटर नहीं बनेंगे, लेकिन 16 लाख बच्चे थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट्स अपने अंदर उतार लेंगे। गरीब का आदमी भी, गरीब का बच्चा भी तो खेल सके, वो स्विमिंग कर सके, वो हॉर्स राइडिंग ना कर सके तो कम से कम एक बेसिक स्पोर्ट्स कंपटीशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे आ सके। टीचर्स को लेकर क्या प्लानिंग है आप लोग की? जो टीचर्स बाई सिलेक्शंस आते हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं उनका पता नहीं चलता कैसे, लेकिन जो पब्लिक स्कूल में उसके बाकायदा एग्ज़ाम होते हैं, फिर उनका चयन होता है, लेकिन पढ़ाने को लेकर एक दबाव नहीं होता है, या फिर कहें कि वो रुचि नहीं लेते हैं, उसके लिए क्या रोड मैप है? मैं कहूँगा कि सरकारी स्कूल के टीचर्स बहुत टैलेंटेड हैं, क्योंकि एक वो एग्जामिनेशन प्रोसेस क्रॉस करके आते हैं और एक बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन के बाद आते हैं। यहाँ बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन से बिना टीचर आ ही नहीं सकते, सरकारी हों या गेस्ट मतलब परमानेंट टीचर्स हों या गेस्ट टीचर्स, मेरे पास में दोनों बहुत टैलेंटेड लॉट है। अंतर सिर्फ मोटिवेशन का है, अंतर सिर्फ एम्बियंस का है। 2 साल से यही टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, मैंने इन्हीं को डिग्निटी दी है, मैंने इन्हीं को सम्मान, मैंने फैमिली रजिस्टर भरवाने के काम से रोक दिया इनको कि टीचर से जब मैंने कहा ऑफिसर्स को, चीफ सेक्रेटरी को मैंने कहा, उन्होंने कहा साहब फैमिली रजिस्टर कैसे भरेगा, टीचर्स नहीं लगेंगे। मैंने कहा ये परीक्षा में लिख दो टीचर्स की कि वो फैमिली रजिस्टर ठीक से भरवाता है कि नहीं भरवाता। आप बीएड का इम्तहान लेते हो, बीएड के बाद टीचर की परीक्षा लेते हो और उससे फैमिली रजिस्टर भरवाते हो, उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है फैमिली रजिस्टर भरवाना, टीचिंग का काम लो उससे। तो हमने टीचिंग का काम लेना, उसको इंस्पायर करना, उसको एक्सपोज देना और फिर एंकरेज करना। जैसे अभी ये रिजल्ट आया, अब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एक तरह से, दिल्ली सरकार इसको दिल्ली सरकार इसको सेलिब्रेट कर रही है। मेरा मानना है कि इसको सेलिब्रेट करना इसलिए नहीं ज़रूरी है कि हम बहुत खुश हैं और हमने, बल्कि टीचर खुश है, उसको पता चलना चाहिए कि उसने कोई बहुत अच्छा काम किया है, सरकार भी रिकॉग्नाइज कर रही है, समाज उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। मैंने सबको कहा है, अपने एमएलएस को कहा है कि टीचर्स को ग्रीट करो, प्रिंसिपल्स को ग्रीट करो, चिट्ठी लिखो उनको, बहुत अच्छा काम किया है। हम अभी इसी हफ्ते या मे बी अगले हफ्ते जिन टीचर्स ने बढ़िया काम किया, बच्चों के साथ मेहनत की, उनको कर रहे हैं। मैं एक स्कूल में गया, एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं टीचर्स, क्योंकि कई बार इंप्रेशन बहुत ख़राब होता है लेकिन होता नहीं है ऐसा ख़राब। मैं एक स्कूल में गया, मैंने वहाँ एक छोटी सी ऐसी टेबल पड़ी देखी, राउंड टेबल, उसके चारों तरफ छोटी छोटी सी कलरफुल कुर्सियाँ रखी। मैंने कहा यार ये तो आमतौर पे यहाँ सरकारी स्कूलों में इस तरह के फर्नीचर खरीदने का ट्रेंड नहीं है, ये कहाँ से आ गया? तो मुझे प्रिंसिपल ने बताया कि हमारी एक टीचर है,
उसने और उसके पति ने डोनेट किया है। मैं कैसे बोली, हम मंदिर में जाके भी तो डोनेट करते हैं, इसलिए उसने सोचा यहीं स्कूल में डोनेट कर देते हैं। नर्सरी मतलब वहाँ पे केजी क्लास था, केजी क्लासरूम का क्लास 1 का फर्नीचर एक कमरे का 20-25 हज़ार रुपये का उन्होंने अपनी पर्सनल कमाई से डोनेट करके स्कूल को दे दिया, ये मानते हुए कि शिक्षा का मंदिर है, इसमें डोनेट कर देते हैं, इसी को भी तो शिक्षा मंदिर। ऐसे टीचर्स भी हैं। अब उनको खो गए कहीं। एक आप पेंटिंग देख रहे हैं मेरे पीछे लगी हुई, ये हमारी एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर की बनाई हुई पेंटिंग है, इतनी बढ़िया आर्टिस्ट है वो, और उसका पैशन है बच्चों को पेंटिंग सिखाना। उसने 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पेंटिंग सिखा सिखा के उनके अंदर एकेडमिक डेवलपमेंट किए हैं। उसको, इन ऐसे टीचर्स को मैंने स्पेशली बुला बुला के सम्मानित करना शुरू किया। फिर उनको लगा यार हमारे काम, उनको पैसा भी नहीं चाहिए, उनको अवार्ड भी नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ रिकॉग्निशन चाहिए कि वो मेहनत कर रहे हैं, उनको पैट कर दे कोई कि हाँ करते रहो, बहुत बढ़िया। तो वो हमने करने का माहौल बनाया है दिल्ली में। सर, ये जिस तरह से आप सरकारी स्कूल को लेकर आप बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में एक अंदर है कि प्राइवेट स्कूल एक मार्केटिंग भी है। आप लोग का एक दूसरा मामला भी रहा है प्राइवेट स्कूलों के साथ, चाहे फीस को लेकर हो, आप लोग कोर्ट भी गए, कोई दबाव भी आया होगा कि जिस तरह से अगर आप बेहतर बना देंगे सरकारी स्कूलों का तो प्राइवेट स्कूलों के तो धंधे चौपट हो जाएंगे? देखिए, मुझे धंधा नहीं चलवाना किसी का, मुझे देश की चिंता है। तो उधर से दबाव तो आया होगा कि आप जो कर नहीं, मुझे सरकारी स्कूलों पे कभी दबाव नहीं आया कि सरकारी स्कूलों पे क्यों कर रहे हो, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जिस तरह की सख्ती मैं करता रहा हूँ, मेरे ऊपर हमेशा लांछन लगते रहे हैं कि ये इनको समझ नहीं है एजुकेशन की, ये पूरी दिल्ली की एजुकेशन को बर्बाद करने चले हैं, ये सिर्फ गरीबों के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अरे मैं सबको पढ़ाना चाहता हूँ यार। आप अमीरों के बच्चे भी वहाँ लुट रहे हैं, किसी के पास में ऐसा 15-20 लाख रुपए फ्री का नहीं होता है। एक आम आदमी कितनी मेहनत करके 10 लाख रुपए फीस दे के एडमिशन कराता है और फिर हर महीने 30,000, 20,000, 10,000 रुपये देता है, मैं भी जानता हूँ। तो वो बाहर निकल के आए ना उससे। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के सरकारी स्कूल, आज मेरे पास 26 लाख बच्चे हैं पूरी दिल्ली में, जिनमें से 16 लाख गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और 10 लाख प्राइवेट में पढ़ते हैं। सपना मेरा ये है लॉन्ग रन में कि मेरे पास 26 क्या 30-35 लाख बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हो सरकार में, और क्वालिटी वाइज हो। ये पिछले इस 5 साल वाले सरकार में आप कर देंगे? मुश्किल है, लंबा समय लगेगा, मतलब, लेकिन हमने अगर इसको डायरेक्शन दे दी तो फिर ये हो सकता है। उतनी ज़मीन हम एक्वायर कर रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, हम उन पे स्कूल के प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, ताकि लॉन्ग रन में भी, क्योंकि सारा पैसा मैं 25% बजट करता हूँ, मुझे पता है फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते कितना बाकी जगह कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन फिर भी एजुकेशन प्रायोरिटी इसलिए करते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में अगले 3 साल में नहीं तो 5 साल में, 6 साल में स्थिति ये लानी है कि मतलब 30-35 लाख बच्चों को पढ़ाने की सरकारी स्कूलों में अच्छी व्यवस्था हो। उसके बाद सरकारी स्कूल अपनी जगह चलते रहें, प्राइवेट स्कूलों में जिन लोगों को अपने पढ़ाने का शौक है फिर पढ़ाते रहें। मैं स्पेस देना चाहता हूं कि दिल्ली के एक एक बच्चे को बाय चॉइस आपके स्कूल में आए, बाय चॉइस आए। एडमिशन प्रोसेस को लेकर जो आप लोगों ने रणनीति अपनाई है, ऑनलाइन एडमिशन है, उसका किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है? ऑनलाइन एडमिशन से फ़ायदा हुआ है, सिफारिशबाजी कम हुई है। हर आदमी, देखिए स्कूल में भी ग्रेडिंग होती है, कोई स्कूल बहुत अच्छा है, कोई स्कूल ख़राब है, तो जो प्रभावशाली लोग हैं वो अपने बच्चे को एक स्कूल में ले जाते हैं, फिर बाकी जगह कोई प्रेशर नहीं रहता। सरकारी स्कूल में भी आपने ऑनलाइन जो किया? नहीं, सरकारी स्कूल में भी मैंने ऑनलाइन किया है। उसमें अभी पहला साल किया है, टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा रहीं, क्योंकि यहाँ देखिए जो वर्ग आता है वो बहुत ऑनलाइन, कम से कम ऑनलाइन सेवी नहीं है, तो मुझे इसमें कोई रिजिडनेस नहीं है। अगर मुझे प्रॉब्लम हुई, अगर लोगों को प्रॉब्लम हुई तो मैं इसको स्क्रैप भी कर सकता हूँ। मैं सिर्फ सरकारी स्कूल पर ही बात करने आया हूँ। प्राइवेट स्कूल में कोई 25 तल्ले की बिल्डिंग बना ले, उससे मेरा कोई बहुत सरोकार नहीं हो, तो आप जितना पैसा देंगे वो आपको देते हैं। सर, कोई फीस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है आप लोग? ऐसा मेरे मन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा तो मानना है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि दिल्ली की रिक्वायरमेंट है कि 30-35 लाख बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कर दी जाए। उतना मैं सरकार से करवाना चाहता हूँ, बाकी किसी को प्राइवेट में पढ़ाना है पढ़ाए। आम आदमी पार्टी की सारी खबरें चलती हैं, हर तरह की खबरें चलती हैं। जो मेडिकल फैसिलिटी पर आप लोगों ने काम किया है और जो स्कूल आप बेहतर कर रहे हैं, मैं मुरीद हूँ, मुझे लगता है जो भी स्कूल में जाएगा वो मुरीद होगा। तो आप लोग इसको मीडिया कैंपेन क्यों नहीं बना रहे हैं? देखिए, हर चीज़ पे मीडिया इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन और पत्रकार आते भी हैं। जैसे स्कूल का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी 5-6 महीने पहले उसके सारा जब रिनोवेशन हो गया तो उसका हमने बाकायदा एक वहाँ मीडिया इवेंट किया था, पत्रकार वहाँ आए भी थे, लेकिन दुर्भाग्य से ये लोगों को खबर नहीं लगती है। शिक्षा का काम, और वो भी गरीब लोगों की शिक्षा का काम, हमारे प्राइम टाइम टीवी एंकर्स और प्राइम टाइम टीवी संपादकों को खबर नहीं लगता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है।
एक आखिरी सवाल है सर, क्या मनीष सिसोदिया ये वादा करेंगे कि वो प्राइवेट स्कूल के तरह पब्लिक स्कूल को इस तरह से कर देंगे कि उनका लड़का भी पब्लिक स्कूल में जाके बिल्कुल। पढ़ेगा? देखिए, मैं जब सरकार में आया था, मैंने और मेरी पत्नी ने बात की थी। हमारे अंदर भी गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी को लेकर डर था। हम भी इस देश का एक आम परिवार हैं। मेरा बेटा जब मैं सरकार में आया था 49 डेज़ के दौरान, तो 6th क्लास में था, 7th में। तो हमने एक बार को सोचा कि क्या हम शुरू करें। हमने आपस में ही बात की और फिर लगा कि पहले थोड़ा क्वालिटी पे काम करते हैं, और अगर हमारे बच्चे के पढ़ते हुए जिस दिन ये लगेगा कि अब हमें डर नहीं है, अब हम निडर होके, मतलब अभी मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, अभी इम्प्रूवमेंट बहुत गुंजाइश है। मैं चाहूँगा कि मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकूँ और निडर होकर पढ़ा सकूँ, बिना किसी आइडलिज्म के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी सोशल प्रेशर के। जिस दिन मेरे दिल से आवाज़ आए कि अब ये स्कूल में मैं अपने बच्चे को दाखिल करा सकता हूँ, उस दिन मैं, और मेरा वादा अपने आप से है, मेरा किसी से नहीं, मेरा संतुष्टि अपने आप से, मेरा कंपटीशन अपने आप से है। उस दिन आप दाखिला करा देंगे अपने बच्चे को? बिल्कुल मैं चाहूँगा। अच्छा, ये जो 86% आप लोग कह रहे हैं जो रिजल्ट हुआ है सीबीएसई में, मतलब जो पब्लिक स्कूल, जो सेक्टर के स्कूल हैं, उसका 9% ज़्यादा रिजल्ट है प्राइवेट स्कूल से। तो इसको लेकर क्या कोई एजेंडा है आप लोगों को? फिर इसको कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, लोगों तक पहुंचाने की बात नहीं है, और मैं किसी कंपटीशन में भी नहीं हूं ऐसे कि मैं ये चाहूं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे और ज़्यादा फेल हों और सरकारी स्कूल के और ज़्यादा पास हों। वहाँ भी अपने ही बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए मैं सोच रहा हूँ और कैपेसिटी मेरी बढ़े। लेकिन एक कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर बनना ज़रूरी है, और वो बन रहा है, इस रिजल्ट से वो बन रहा है। मैं चाहूँगा कि अगले वर्ष दिल्ली सरकार के स्कूलों का भी रिजल्ट और आगे आए, 100% की तरफ बढ़े, और प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट भी 100% की तरफ बढ़े। बिल्कुल मैं चाहूँगा कि उनका भी 95% हो अगले साल, और दिल्ली सरकार का भी 95 हो। अच्छी बात रहेगी। एक आखिरी सवाल सर, कि 2 साल हो चुकी है आपकी सरकार की, 3 साल बाकी है, क्या प्रॉमिस कर रहे हैं स्कूल को लेकर खासकर? सरकारी स्कूलों में आउटपुट, देखिए अभी जो आउटपुट आप 12वीं के रिजल्ट में देख रहे हैं, ये अभी उस मेहनत का अल्टीमेट रिजल्ट नहीं है। मैंने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों पे काम किया, उनकी चुनौती पे काम। ये वो बच्चे हैं 12वीं में जिनको 6ठी में ठीक से पढ़ना नहीं आता था 5 साल पहले। इनमें से बहुत सारे वैसे होंगे, उनके साथ मेहनत हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई। अब जब ये लॉट 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं पे जिसमें मेहनत की गई है, ये धीरे धीरे 12वीं तक जाएगा। ये अभी 6ठी में ही अपनी किताब ठीक से पढ़ना और समझना और लर्निंग एक्टिविटी करना सीख रहा है। ये जब 12वीं तक जाएगा, इसका रिजल्ट आप देखिएगा। तो बात 3 साल की नहीं है, एजुकेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। 3 साल में दिल्ली के हर गरीब बच्चे को कॉन्फिडेंस के साथ एजुकेशन मिलने लगे, इतना हो गया, हमारे 5 साल सफल है शिक्षा मंत्री के रूप में। तो ये मनीष सिसोदिया थे। मैंने खुद स्कूल एक देखे हैं, और मैं लगातार जो 50 स्कूल कह रहे हैं, मैं हर स्कूल में जाऊंगा, और मैंने सोचा था कि मैं पहले इनसे बात कर लूं कि इनका एजेंडा क्या है, किस तरह के ये वादे कर रहे हैं और उस पर काम कितना हुआ है। आपको दिल्ली के जो 50 स्कूल है जिसका क्या पलट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर, उस सब स्कूलों को मैं आपको दिखाऊंगा, सीरीज बना के नेशनल दस्तक पर आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश है कि वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं और जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं भेज सकते, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन सबके लिए मुहैया हो। और ख़ासकर जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं, संजोग ऐसा है इस देश में कि गरीबी उन्हीं के हिस्से में है, और उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सरकारी स्कूल है उसके हालात बेहतर हो, उसकी पढ़ाई अच्छी हो, तब जाकर हो सकता है कि उनका बेहतर भविष्य बन पाएगा। और इसलिए ज़रूरी है कि दिल्ली सरकार जो कह रही है, मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं, उसको कसौटी पे कसा जाए। और आपको भी अगर मौका मिले तो आप भी उन स्कूलों में जाइए और देखिए कि क्या सचमुच दिल्ली सरकार ने आपके बच्चे के लिए एक बेहतर स्कूल बनाया है। कैमरामैन शाम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।